जुलाई 1789। जगह थी फ्रांस का पेरिस, और पेरिस के पास एक फोर्ट था, बेस्टिल फोर्ट। अब ये कहानी आरंभ होती है बेस्टिल फोर्ट के गिरने से, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है उस पे हम पहले गौर फरमा लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट कहां से आया? हुआ ये कि लुईस 16 उस टाइम पे किंग थे, और मोनार्क ने क्या किया कि प्लान किया जो वहां की जनता थी उस पर ओपन फायर, क्योंकि वो एक डिक्टेटर टाइप से अपने राज्य को चलाने की कोशिश कर रहा था। अब जो सिटी ऑफ पेरिस थी वहां लोगों को पता लगता है कि लुईस 16 प्लान कर रहा है उन पे ओपन फायर करवाने का, और टोटल 10,000 सैनिकों के साथ। अब जैसे ये खबर लोगों के बीच में आग की तरह फैली तो सेना तो वहां तक नहीं पहुंची जनता तक, लेकिन जनता पहुंच गई उस फोर्ट तक। बेस्टिल फोर्ट पे पूरा का पूरा जो पेरिस की जनता थी वो जा पहुंची, और ये जो जनता थी इसने जाके क्या किया कि बेस्टिल फोर्ट जो था उसको अपने कब्जे में ले लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और ये फोर्ट केवल और केवल फोर्ट ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक जेल भी थी। उसमें काफी कैदी जो वहाँ के लोग थे, डिक्टेटर टाइप का जो रूल था उसकी वजह से उसने कैद कर रखा था, उन सभी कैदियों को वहां से छुड़ा लिया गया। अब लुईस 16 का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही रहा, और यहाँ से जो एक कहा जाता है कि बीज बोया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जब बीज यहाँ बो दिया गया तो उसके पीछे एक और कहानी है कि लोग आखिर जहाँ बेस्टिल फोर्ट था वहां पहुंचे क्यों। उसके पीछे का रीजन ये था कि जब लोगों को एक पता लगा कि 10,000 सोल्जर्स आके फायर करने वाले हैं तो वहां की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गई, और यही रीजन था रहा कि लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए, और एग्रेसिव होने की वजह से वो लोग बेस्टिल फोर्ट पे अटैक कर दिया और बेस्टिल फोर्ट को गिरा दिया। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग वहां से हो जाती है, और आपको 14 जुलाई जो है वो फ्रांस का नेशनल डे भी बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जेडीयू के एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट आता है सोशल रिनेसेंस। इसकी बात की जाए तो सोशल रिनेसेंस का मतलब होता है सामाजिक जो बदलाव की एक बयार है वो उस फोर्ट के गिरने के बाद आरंभ हो गई। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी भी राजा की बात करें, उसकी सबसे बड़ी जो कहीं की एक इज्जत का सवाल होता है वो होता है उसका फोर्ट। यहाँ पे फोर्ट गिरा दिया, उसके बाद सामाजिक बदलाव आरंभ हो गए, और सामाजिक बदलाव जो आरंभ होते हैं वो कहीं ना कहीं जब जनता अपने पूरे एग्रेसिव मोड में हो जाती है तो उसके बाद बदलाव होने बिल्कुल स्वाभाविक हो जाते हैं। अब जब सामाजिक बदलाव आरंभ हुए उसमें ही एक और जो पार्ट रहा वो रहा कि वहां पे नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। नेशनल असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ वो जो थर्ड स्टेट था उन्होंने किया था, और ये अपने आप को जो थर्ड स्टेट थे ये लोग ये समझने लग गए थे कि हम एक नया नेशन है। फ्रांस का असली नेशन थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो अपने आप को समझने लग गए थे। अब जब थर्ड स्टेट ने अपने आप को फ्रांस नेशन समझना स्टार्ट कर दिया तो वहीं पे एक और चेंज आता है, वो चेंज आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग। अब लुईस 16 जो था, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो वहां पे आप एक बड़ा चेंज हुआ, वो ये हुआ कि अब जो मोनार्की सिस्टम था वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को मैं सिंपल सी भाषा में कहूं तो जो मोनार्क पहले बेधड़क बिना सोचे समझे फैसले लेता था उसके पैरों में डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बेड़ी। अब वो कोई भी फैसला लेगा तो उसके आगे वो सीमाएं आ जाएगी कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस रूल के बाहर जाके आप फैसला नहीं ले सकते, आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे फैसले करने होंगे। तो अब मोनार्क फंस गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, मतलब वहां पे जो एक सिंपल मोनार्की सिस्टम था वो खत्म हो गया जैसे ही वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के बाद कहीं ना कहीं उसकी शक्तियां कम हो गई, और शक्तियां जब कम हुई तो जो फ्रांस था जहां प्रॉपर मोनार्की सिस्टम था वो मोनार्की सिस्टम चेंज हो जाता है रिपब्लिक में। फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक कंट्री। अब रिपब्लिक कंट्री जब बन गया तो कहीं ना कहीं जनता के पास भी अधिकार ज्यादा आ गए, क्योंकि जो लुईस की बात करें, कोई भी राजा जो होता है जब उसके पास खुद की सारी पावर्स होती है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ना बंधा हो तो सिंपल सा फंडा ये है कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप फैसले लेता है। लेकिन जब कोई भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाता है या फिर हम बात करें वो कंट्री रिपब्लिक हो जाती है तो काफी हद तक पावर्स जनता के हाथ में चली जाती है। तो ये जो फ्रांस था ये बन गया रिपब्लिक। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक जैकोबिन का राइज होता है। जैकोबिन क्या था? क्लब था।
और ये क्लब ना कहूँ मैं, ऐसे टेररिस्ट संगठन की तरह इसे आपके सामने अगर प्रदर्शित करूँ तो मच बेटर। अब इसका जो हेड था वो था रॉबespierre, ये जैकोबिन का हेड था। अब जैकोबिन क्लब क्या था कि जो इसके अगेंस्ट बोले उसको मार देना, सिंपल सा। इसलिए इसे मैंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का संज्ञा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसे जो राइन ऑफ टेरर कहा गया, अर्थात आतंक का शासन। अगर आप देखेंगे तो राइन ऑफ टेरर, आतंक का शासन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई बोले आप उसे मार दें, ये आतंकवाद से कम नहीं था, क्योंकि जो रिपब्लिक कंट्री है उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जब ये चीज होने लगी, रॉबespierre जो था हेड ऑफ जैकोबिन, इसका भी क्या हुआ कि पावर्स धीरे धीरे कम होने लगा और यहाँ पे 5 लोगों की एक जो हम कहें कि डायरेक्टरी वो तैयार कर दी गई। अब 5 लोगों की डायरेक्टरी हम कहें कि सिंपल से अस्थायी तौर पे थी और जनता को कहीं ना कहीं इस समय महसूस हुआ कि एक मजबूत शासक हमें चाहिए, और मजबूत शासक का जन्म तब तक हो चुका था और उस मजबूत शासक का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब आरंभ होता है इस पूरे जो हमारा आज का सीरीज है इसका दूसरा भाग, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की आगे की कहानी मैं बताऊं उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट हमें कम से कम एक सीख जरूर दे के जाता है। वो सीख ये देख के जाता है आपका बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आप अपने फ्यूचर में किस तरह बनना चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है कॉर्सिका। कॉर्सिका की बात करें तो ये इटली का एक आइलैंड था। इटली का जो ये आइलैंड था ये नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म के 1 साल बाद ही फ्रांस में शामिल हो गया। अब हम कहें तो जन्मा इटली में था लेकिन बड़ा होता है वो फ्रांस में। उसका एजुकेशन फ्रांस में होता है। अब एजुकेशन फ्रांस में हुआ, उसने मिलिट्री कॉलेज जो था फ्रांस का वहां पे 5 साल ट्रेनिंग भी लिया और मात्र 16 साल की एज में इसने फ्रांस की आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर लिया। और उससे पहले आर्मी ज्वाइन करने से पहले 14 साल की एज में शादी भी कर चुका था। इसके कहीं ना कहीं ख्वाब बड़े थे और इसने छोटी उम्र में बड़ी चीजों को हासिल करने की कोशिश भी की। अब अगर हम देखें पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो लीडरशिप में अगर किसी के में हुआ तो वो नेपोलियन के में हुआ था। और आप जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपनी बुक्स में भी पढ़ते होंगे तो वहां पे एक चीज देखते होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बाद में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है तो वो हेड बनता है। और कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली शासक जो मैंने बताया आपको कि शक्तिशाली शासक की फ्रांस को आवश्यकता थी और वो मिल चुका था उन्हें। नेपोलियन बोनापार्ट के दूसरा जो पार्ट की अगर हम बात करें इसमें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक और काम किया। इसकी एक इच्छा शक्ति थी कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, पूरी दुनिया को कैसे जीतना है उस पर उसने काम भी किया। ऐसा नहीं है कि वो केवल सोचता था, वो करता था। अब यहाँ पे उस समय की मैं सुप्रीम पावर्स की बात करूं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम होता था, ब्रिटेन का होता था, रशिया का होता, टर्की का होता था। ब्रिटेन की बात की जाए तो अगर 18वीं सदी जो 18th सेंचुरी थी वहाँ ब्रिटेन एक बहुत बड़ा सुपर पावर था। आप देखेंगे कि ब्रिटेन इंडिया पे भी राज कर रहा था और भी बहुत सारे कंट्री थे जो उसके अंडर में थे। तो सुपर पावर होने के बाद भी इस नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन को भी खूब आंखें दिखाई, रशिया को भी नहीं छोड़ा इसने, तुर्की को भी नहीं छोड़ा। जब इन्होंने देखा कि यार ये मतलब बहुत बड़ा हेडेक क्रिएट करता जा रहा है, तो आप जैसे इंडिया में देखते हो कि जब पार्टियां हारना आरंभ कर देती हैं तो वो एक पूरा अलायंस कर लेती हैं, कोलैबोरेशन में आ जाती हैं। तो वही इन्होंने किया कि इन्होंने एक कोalition बनाया, मतलब एक संगठन मिल गए आपस में कि चलो यार नेपोलियन बोनापार्ट को अकेले अकेले तो नहीं हरा पाएंगे, एक काम करते हैं मिलके हरा देते हैं उसको। इन्होंने पूरा संगठन तैयार जब कर लिया तो इन्होंने मिलके क्या किया कि जो फ्रेंच आर्मी थी उसको 1799 में, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट लीडरशिप कर रहा था उसका, उस आर्मी को इन्होंने 1799 में हरा दिया। लेकिन फ्रेंच जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने कहा एक बार ही तो हारे हैं फिर से लड़ेंगे। अब 1799 में हारने के बाद ये फिर उठ खड़ा हुआ। इसने क्या किया, यहाँ से निकला और निकल के जा पहुंचा स्विट्जरलैंड। इसने स्विट्जरलैंड को नहीं छोड़ा, उनको भी हराया। उसके बाद हॉलैंड को भी हराया। और उससे पहले अगर एक बहुत बड़ी बात करें हम तो ऑस्ट्रिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया जो 1796 में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, उसको भी इसने हरा दिया, छोड़ा किसी को नहीं। जहां तक ये जा सकता था, जहां तक जाके हरा सकता था, इसने हराया उनको। और यहाँ एक चीज आती है ये दिखने में कि एक नेपोलियन बोनापार्ट जो एक सिंपल फैमिली से आता था, उसे लिटिल कॉर्पोरल की संज्ञा दी गई, उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हेड किया। उसके बाद वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो लुइस था उसको उसने हटाया, उसके मोनार्की सिस्टम को हटाता है, उसको खत्म करता है। उसके बाद
फ्रांस की गद्दी संभालता है। गद्दी संभालने के बाद उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतने, उसमें काफी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन होता क्या है, लास्ट में 1815 में वाटरलू की जो लड़ाई थी वो इसके जीवन की आखिरी लड़ाई सिद्ध हुई। वहां पे ये हार गया था। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर आप देखेंगे तो पूरी कहानी में कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट ये सिखा के चला गया कि आखिर लड़ना तब तक है जब तक आप में जान है, जब तक जान है तब तक लड़ते रहो। और यही एक चीज हमारे कैरियर में हो या फिर हमारे खासकर जो हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो गाइज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।